नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट मंत्रा में। और आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर आई हूँ करंट अफेयर की दृष्टि से तो महत्व रखता ही है, साथ ही साथ भारत की कला और संस्कृति के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल कर लिया है। ये भारत के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है। अभी तक हमारे जिन ग्रंथों को हमने बहुत ही प्यार से संजो के रखा था, अब वैश्विक स्तर पे उन्हें मान्यता दी जा रही है। और सिर्फ भागवत गीता और नाट्यशास्त्र ही नहीं बल्कि 12 अन्य ग्रंथ भी इसमें शामिल हैं। उन्हीं सारी चीज़ों पे आज के हमारे इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे और एक एक करके हर पहलू को हम देखेंगे, ठीक, और जानेंगे कि चर्चा का कारण क्या है और इससे संबंधित क्या पहलू हैं इस वीडियो में, ठीक। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं उस ट्वीट से जिसने पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ा दी। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल कर लिया गया है, ठीक। ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ये जो है यूनेस्को के द्वारा ये देखिए, ये जो है यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को उनके द्वारा समाहित किया जा रहा है भारत की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पांडुलिपियाँ हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं, जो कि नाट्यशास्त्र और भगवत गीता की हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि भगवत गीता और नाट्यशास्त्र एडेड द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। जिस दिन ये न्यूज़ आई 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिवस पर यूनेस्को प्रत्येक वर्ष एक सूची जारी करता है जिसमें वो हर देश के कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं उन्हें सूची में समाहित करता है। और भारत से इन 2 ग्रंथों को समाहित करने का ये महत्व है कि ये ग्रंथ अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब देखिए, ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है, ये करंट अफेयर तो है ही है, साथ ही साथ ये हिस्ट्री से भी संबंधित है। और अब हिस्ट्री के संस्कृति और कला वाले टॉपिक में इससे संबंधित प्रश्न आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो अपना एक विस्तृत दृष्टिकोण लेकर चलें कि वो किस विषय से संबंधित है और उससे संबंधित प्रश्न उस विषय में कैसे बन सकते हैं, ठीक। चलिए, ये था वो ट्वीट जिसके द्वारा हमारे पीएम ने ये घोषणा की, बताया ये खुशी के बारे में। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो थे, ठीक है, हमारे जो कला और संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बताया कि ये जो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है, ठीक। अब हम जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, गीता और नाट्यशास्त्र का सांस्कृतिक महत्व क्या है और यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम आखिर होता क्या है, ठीक। चलिए, तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ हम बता दें कि ये कुल 570 प्रविष्टियाँ जो हैं अभी तक इस लिस्ट में शामिल की जा चुकी हैं। और इस वर्ष 2025 में इन्होंने जो सूची जारी की उसमें कुल 74 दस्तावेज़ इन्होंने जो धरोहर है उनकी सूची जारी की, जिसमें से 2 भारत की इन्होंने शामिल किए, ठीक। उसके बाद फिर गीता और नाट्यशास्त्र का सांस्कृतिक महत्व क्या है, ठीक। गीता का महत्व किसी भारतीय को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। देखिए, 80 भाषाओं में हमारी जो गीता है उसका अनुवादित हो चुकी है अभी तक। इसका जो लाभ है पूरी दुनिया इसके महत्व को समझती है और इसीलिए अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद करके लोगों ने जो है इसे पढ़ा है और अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं। अब ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है गीता या नाट्यशास्त्र, ये मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है। ये अपने आप में एक विज्ञान है, हमारे सनातन का दिया हुआ एक ऐसा विज्ञान जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि पूरे जो लाइफ मैनेजमेंट होता है ना उसको सिखाता है। जहाँ हम देखें गीता में पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिखाया गया है, वहीं अगर हम नाट्यशास्त्र में देखें तो नाट्यशास्त्र पूरा कला का विज्ञान है, कैसे लय ताल की कला सिखाई जाती है, ठीक। और नाट्यशास्त्र अपने आप में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे वेदों का समागम भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का निचोड़ निकाल कर भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, ठीक। और महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है ये, ठीक।
उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसमें मिलता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि एक लाइफ मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है। कैसे युद्ध की स्थिति में जो विषाद की स्थिति थी अर्जुन के मन की, उससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो है मुक्ति दिलवाई थी। ये ग्रंथ वैदिक, बौद्धिक, जैन और चारवाक जैसे विभिन्न दार्शनिक आंदोलनों का समागम करता है। ठीक, अब अगर हम देखें नाट्य शास्त्र के बारे में, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक, और ये नाट्य कला, सौंदर्य शास्त्र और शास्त्रीय कला पर एक व्यापक ग्रंथ है। ठीक, और रंगमंच और प्रदर्शन परंपराओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज। ये नाट्य कला, अभिनय और रस, सौंदर्य भाव। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि इसके अंदर नाटक भी है, ठीक है, अभिनय भी है, इसमें रस भी है, सौंदर्य का जो अनुभव करवाते हैं, भाव भी है और संगीत भी है। ठीक, उन सभी के नियमों को बताया गया है। सोचिए आप, वो ग्रंथ जो है अपने आप में कितना विशाल होगा। ठीक, इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। ठीक, पांचवा वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे ऋग्वेद से शब्द लिए गए हैं, सामवेद से संगीत लिया गया है, यजुर्वेद से मुद्राएं ली गई हैं और अथर्ववेद से भावनाएं ली गई हैं। ठीक, यह है नाट्य शास्त्र। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम आखिर है क्या। ठीक, तो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत 1992 में वैश्विक दस्तावेजी धरोहर के संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक, पूरे विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या धरोहर है उनको संरक्षण देने के लिए और उसको वैश्विक स्तर पे उसके प्रसार के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992 में। ठीक, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है प्रोग्राम यूनेस्को को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से लागू करता है। आपको पता होगा यूनेस्को के ही द्वारा वैश्विक धरोहर की भी प्रत्येक वर्ष एक सूची निकाली जाती है और किसी भी देश के जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल होते हैं उन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक, इस जो सूची है इसमें इस बार 2025 में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। इसके पहले 12 जो अन्य ग्रंथ थे उन्हें भी भारत से शामिल किया गया है और ये है वो सूची उन अन्य 12 ग्रंथों की। ठीक, जिसमें पिछले वर्ष 2024 को रामायण, एक तो रामचरितमानस, ठीक, एक पंचतंत्र और एक सहृदय लोचन, ठीक है, सहृदय लोक लोचन, इन तीनों को 2024 में समाहित किया गया है। ठीक, कब? 2024 में। तो ये जो 5 ग्रंथों के नाम है ना, ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पीछे के जो ग्रंथ हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा इनके पूछे जाने की है। ठीक, इसके अलावा जो पहला था द IAS तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन, जिसे 1997 में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले अगर भारत के किसी ग्रंथ को समाहित किया गया था तो कब किया गया था? 1997 में। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी अभी तक समाहित किए गए हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया। ठीक, और अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे कि सविता मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन पौंडीचेरी, और कुछ जैन ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक, अलग अलग लेख हैं, उन्हें इसमें समाहित किया गया है। ठीक, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से आपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद किए होंगे। अब आपको एक बार ये वीडियो परीक्षा के पहले और देखना है ताकि आपके सारे फैक्ट जो हैं फिर से क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।